क्वेश्चन का आंसर आपसे बोला है द फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या बताया था? 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स नहीं दिया यानी एक्स कंसीडर करोगे। कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है? ए में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई एक्स अपॉन में लेमडा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? यानी फेज डिफरेंस पूछा था तो 2 पाई बाई लेमडा। मान लो कि इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता, फेज डिफरेंस ना पूछ के आपसे कहा था कि पाथ डिफरेंस बताओ यानी डेल्टा एक्स, तो आप लोग क्या बताते? डेल्टा एक्स क्या बताते? लेमडा बाई 2 पाई इंटू, यानी देखो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा एक्स पूछ रहा है ना, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा 5। तो इस केस में 5 आ जाता। समझ में आया? तो ये ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, तो दोनों रिलेशन याद रखिएगा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो। दूसरे का आंसर किसी के दिमाग में आया? द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना था? 0 डिग्री और पाई। तो देखो ऑप्शन में कहीं 0 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई। समझ में आ गया? तो इसका आंसर पाई हो गया। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री होता है या पाई होता है। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बताते हैं? डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बताते हैं? ऑफ इंटरफेरेंस इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। 2 सोडियम लैंप ऑफ सेम पावर, तो कह रहा है इट इज बिकॉज बोथ वेव है, मतलब दोनों वेव क्या नहीं होने चाहिए। देखो 0 फेज डिफरेंस होगा तो वो तो इंटरफेरेंस शो करेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इंटेंसिटी, नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो देखो अभी हम लोगों ने इंटरफेरेंस का कंडीशन पढ़ा था कि फेज डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसने क्या बोला है? नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो नॉट पूछा है इसलिए यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। ये आसान है, पढ़ो। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, याद रखना कोहेरेंट सोर्स में आपका डिवीजन भी होता है और बोथ बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? कोहेरेंट सोर्स बोथ बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट, ये आपको कोहेरेंट सोर्स के लिए स्टेटमेंट याद रखना है। बोथ बाय डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना एक बार। इंटरफेरेंस बोले ना, इंटरफेरेंस से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिराइव्ड फ्रॉम 2 स्लिट apparatus if at some point on the screen येलो लाइट है पाथ डिफरेंस, यानी ये क्या दे रखा है बताओ? डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या? डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स बराबर कितना है? 3 लेमडा बाई 2। तो डेल्टा एक्स को मैं क्या लिखूंगा? 3 लेमडा बाई 2। तो कह रहे हैं देन द फ्रिंग्स एट दैट पॉइंट विल बी। देखो जब भी फ्रिंग्स विड्थ बताओगे ना तो आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा 5 कितना होगा? कोई निकाल के बताओ। पाई आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स 3 लेमडा बाई 2। लेमडा से लेमडा कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 पाई आ गया। बहुत अच्छा। तो देखो फेज डिफरेंस आ गया 3 पाई। तो अगर फेज डिफरेंस आपका 3 पाई है तो ये बताओ कि कंडीशन किसका है? कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है या डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है? आपका डार्क का। किसका कंडीशन है? डार्क का। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? यानी सी। फिर देखो पाई आ जाता, 3 पाई आ जाता, 5 पाई आ जाता, यानी ऑड मल्टीपल आ जाता। तो उस केस में कंडीशन होता है डार्क का। अगर आपका 2 पाई 4 पाई तो वो कंडीशन किसका होता है? ब्राइट का। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको फेज डिफरेंस निकालना था, कंडीशन आपको याद रहता तो सीधे बता देते कि आंसर आएगा डार्क। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताया था उसी पे क्वेश्चन है, करो। करेक्ट 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4i। देखो पहला इंटेंसिटी आई दिया है और दूसरा इंटेंसिटी 4i दिया है। अच्छी बात है।
फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन बीम इज पाई बाई 2। एक बार इसका फेज डिफरेंस कितना दिया है, पाई बाई 2 एट पॉइंट ए एंड 2 पाई एट पॉइंट बी। मतलब दूसरी बार तो इंटेंसिटी चेंज नहीं किया, बस उसने फेज एंगल चेंज कर दिया। कितना आ गया, 2 पाई। तो कह रहा है देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो देखो इससे पहले तुम आई आर निकाल लो, यानी आई आर 1 आ जाएगा, और इससे क्या निकाल लोगे, आई आर 2। तो आई आर 1 निकालोगे, आई आर 2 निकालोगे, उसका डिफरेंस बता देना। तो आई कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, कोई बताओ, अभी तो रटवाया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ना तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना तो मिनिमम पूछ रहा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। बहुत ही अच्छा। तो देखो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, I1 प्लस I2। I1 आपका क्या है, I है, I2 आपका क्या है, 4I है। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, I1 I2 cos फाई। रखो सबकी वैल्यू। तो रखोगे तो I1 की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ, I। तो I1 की जगह मैंने रख दिया I बराबर I2 कितना है, 4I। तो 4I रख दिया प्लस 2। अच्छा बताओ क्या ये वाला टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0। ये तो सबको हीरो बना दिया, यानी आई आर 1 कितना आ गया, आई आर 1 आ गया आपका I प्लस 4I कितना आ गया, 5I। अब नजदीक हो आंसर के, अगर इसका इंटेंसिटी निकाल लेते हो तो आई आर 2 कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, I प्लस बोलो 4I प्लस 2 अंडर रूट, क्या लिखेंगे बताओ, I इंटू 4I, यही लिखेंगे ना, I इंटू 4I और cos 2 पाई। cos 2 पाई का मतलब क्या समझते हो, cos 360 डिग्री। cos 360 डिग्री कितना हो जाएगा, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो कि cos 360 कितना होगा, तो काम हो। R2 आपका कितना आ जाएगा, I और प्लस 4I कितना हो जाएगा, 5I। समझना ध्यान से, प्लस अब देखो ये 2 है, बताओ अंदर से कितना निकलेगा, 4 का 2 आ जाएगा और I स्क्वायर का I आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2I, और cos 360 कितना हो गया 1। याद रखना cos 0 के बराबर cos 360 होता है, यही cos 180 रहता तब क्या होता, -1। वेरी गुड। तो यहाँ पर IR2 आपका कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ रहा है, 2 दूना 4I यानी 5I प्लस 4I कितना हो जाएगा, 9I। अब बताओ आंसर क्या आएगा, 4, मतलब 9 में से किसको माइनस कर दोगे, ये हुई ना बात, 4। और मैंने गलत लिख कर दिया क्या, 9 में से 5 जाएगा 4, हाँ 4 है। समझ में आया कैसे किए। तो आपको सिर्फ इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना था, जो कि वो मैंने निकाल दिया। एक बार देखो इसको, कोई डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सबको समझ में आ रहा है, कोई सिकवा गिला मेरे से नहीं ना। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव ऑब्जॉर्ब बाय 2 लाइट सोर्स ऑफ सेम वेवलेंथ आर ए एंड 2A। क्या दिया है ये, एम्पलीट्यूड, यानी A1 कितना दिया है A और A2 कितना दिया है 2A। क्या बात। हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। बिटवीन देन मिनिमम इंटेंसिटी। अब क्या ये फेज डिफरेंस को लेकर कुछ करोगे, नहीं, क्योंकि आप जानते हो A मिनिमम क्या होता है, A मिनिमम क्या होता है, A1 माइनस A2, बस A1 माइनस A2। बताओ तो क्या हो जाएगा। अच्छा मिनिमम इंटेंसिटी बोला है, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2, मतलब मॉड होगा तो A माइनस 2A का डिफरेंस कितना आएगा, A आएगा। और मतलब मॉड होता है तो आप A माइनस 2A लिखोगे ना, तो A माइनस 2A क्या होता है, माइनस A होता है, मॉड के कारण ये क्या हो गया A। तो ये क्या आया, A मीन आया, A मीन आया। तो क्या आपसे A मीन पूछा है, क्या पूछा है, I मीन। तो I मीन कितना हो जाएगा बता दो, I मीन क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ये हुई ना बात। तो I मीन हो जाएगा A मीन का होल स्क्वायर। तो A मीन का होल स्क्वायर का मतलब A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। कितना मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आया आपको। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का रिलेशन ये क्वेश्चन याद दिला दिया। तो क्या ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग करके नहीं आओगे, जो बच्चे क्लास में एक्टिव है वही करके आएंगे, जो एक्टिव से इनएक्टिव हो गए हैं वो क्या करेंगे। एक बार बोलो किसी को डाउट है तो मैं समझा दूं।
कुछ नहीं था, आपको एम्पलीट्यूड बोला था ए है, दूसरा एम्पलीट्यूड 2a है। आपसे बोल फेज डिफरेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपको पता है कि मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल देंगे। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, a1 माइनस a2, तो मैक्स मिनिमम इंटेंसिटी होता है आई स्क्वायर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग एक्टिव हो जाओ। अगर आपसे बोलता आई मैक्स कितना आता, तो सब लोग अपना आंसर निकाल के रखो। अगर कहता कि आई मैक्स कितना होगा, मैं पूछूंगा और देखो नहीं बताओगे, या अगर मैं पूछ रहा हूं तो बुरा नहीं मानना है। हा? कितना आएगा, 9a स्क्वायर। और कोई बताओ, 9a स्क्वायर। और कोई बताओ, 9a स्क्वायर। से बोला है द इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑब्जॉर्ब बाय टू कोहेरेंट सोर्स आई, मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्स है और दोनों कोहेरेंट सोर्स क्या है, आई के बराबर है। तो मैंने बोला था कि जब इंटेंसिटी बराबर होगा, यानी इंटेंसिटी I1 बराबर I2 बराबर I0 था, तो 4I0 लिखा था। दोनों इंटेंसिटी आई दी है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4I हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। सबको समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िएगा, कुछ वैसा ही है, पढ़ो एक बार। हाँ, एक बार फिर से समझा दो। देखो आपसे बोला है ना, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जॉर्ब बाय टू कोहेरेंट सोर्स इज आई, मतलब दो कोहेरेंट सोर्स है, तो पहले कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी आई दिया है, दूसरे भी कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी आई दिया है, मतलब I1 बराबर I2 बराबर आपसे क्या दिया है, आई। तो अभी मैंने पढ़ाया था कि जब तीनों जब I1 I2 बराबर हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, वहां I0 था तो 4I0 होगा, और यहाँ पर I है तो क्या हो जाएगा, 4I हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। फॉर्मूला भी क्या लिखवाया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, सब चीज तो दे रखा है, पढ़ो। कोई बता दो, कोई एक बताओ तो मैं करूं। ऑप्शन ए, यस, वेरी गुड। चलो देखो, इसने बोला है इफ इंटेंसिटी ऑफ ईच ऑफ द टू वेव आई, मतलब दोनों का इंटेंसिटी आई दे रखा है, तो I1 भी क्या होगा, आई होगा, I2 भी क्या होगा, आई होगा, प्लस 2 I1 I2 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉस कितना 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है, सबको पता है, बोल दो एक बार, कॉस 120 कितना होगा, -1/2। वेरी गुड। तो ये सब वैल्यू याद रहेगा तभी तो अच्छा लगेगा। आई प्लस आई 2i प्लस आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कटा 2i कॉस 180, आप लोग जानते, कॉस 120 माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी 2i में से मैं क्या करूंगा, एक i को माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आएगा, आई हो गया। ये सब क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ये सब नीट का ही पैटर्न है। 2025 के पेपर को हटा दो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2025 का पेपर हार्ड था, ये सब क्वेश्चन करने से क्या होगा, पेपर तो हार्ड ही आएगा। बीच में धोखा हो जाएगा जब पेपर इजी पूछ लेगा, मॉडरेट पूछ देगा। तो धोखे में मत रहो, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, अच्छे से करके जाओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेगा, वाई की जगह वैल्यू चेंज करेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ, कुछ बता दूं, जो संडे का टेस्ट है वही क्राइटेरिया रहेगा, 100 नंबर लाना है। जो 100 नंबर लाएगा मेरी तरफ से 500 का गिफ्ट है। नकल मतलब, और फाइनल पेपर नीट का पेपर बता दो, नीट फाइनल पेपर में अगर जो 150, 3 क्राइटेरिया दे रहा हूँ, 150, 120 और 100। जो 150 लाया उसको 5000, जो 120 लाया 3000, जो 100 नंबर लाया उसको 2000। नीट के पेपर के बाद आंसर की मिलाकर मेरे को भेजना, ये प्राइज मेरी तरफ से है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता मोटिवेट, ये प्राइज मेरी तरफ से है, पढ़ना शुरू कर दो। इस पेपर वाले संडे को तो, संडे वाला में ये मत बोलना 5000, 500। जो 100 नंबर लाया उसका 500, जो 150 लाया उसके लिए 5000 है, जो 120 लाया उसके लिए 3000, और जो 100 नंबर लाया उसके लिए 2000। अब तुम चाहे कैसे भी लाओ, तुक्का मार के लाओ, तुक्का तो मारना मत। कभी भी किस्मत से कभी भी रिजल्ट नहीं बनता है, याद रखना। मेहनत प्लस किस्मत से रिजल्ट बनता है। मेहनत करोगे तो ऊपर वाले भी सोचेंगे कि इसने मेहनत किया है, तो उसका ही रिजल्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, करो जल्दी से। बताएगा इसका आंसर, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, यानी देखो दो वेव का इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, यानी I1/I2 दे रखा है, कितना है 25/1। इफ इंटरफेरेंस अकर देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अब ये बताओ I max कैसे निकालते थे, देखो ध्यान दो, I max कैसे निकालते थे,
अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। बस यहाँ से आई मैक्स बताओ कोई क्या आएगा, देखो डायरेक्ट करो, अंडर रूट 25 का स्क्वायर 5 प्लस 1 कितना आ गया, स्क्वायर भी है तो 5 प्लस 1 यानी 36। समझ में आया। अगर मैं आई मीन की बात करूं, आई मीन, तो आई मीन कितना हो जाएगा बताओ। हाँ तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट बताओ ना, 16। बहुत अच्छा, तो 36 अपन में 16 का रेशियो ले लो, काटो, किससे काटोगे, 4 से, 4 9 36, 4 चौका 16, रेशियो है कहीं 9:4 आ गया, 9:4। समझ में आया कैसे किए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जितना क्वेश्चन रह गया है 20 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, एक बार पढ़ के आइएगा। ऑप्शन बी, सी, डी, ठीक है। देखो आपसे बोला है द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव 2 and 3, मतलब दो वेव है, मान लो कि पहले का इंटेंसिटी क्या है 2 और दूसरे का इंटेंसिटी क्या है 3। तो कह रहा है देन एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओवरलैपिंग। तो देखो जब भी ओवरलैपिंग का केस होगा ना, तो आई एवरेज कुछ नहीं करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है, यानी I1 प्लस I2। बताओ आंसर क्या आएगा, दोनों को जोड़ देना होता है, ठीक है। तो पहले का इंटेंसिटी 2 है, दूसरे का 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। तो याद रखना ओवरलैपिंग के केस में दोनों इंटेंसिटी को जोड़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है पता होना चाहिए। तो कोहेरेंट का मतलब होता है जिसका फेज डिफरेंस सेम हो। फेज डिफरेंस सेम होगा तो क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे, और फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट या नॉट कोहेरेंट, है ना। तो क्या बताओ, पहला वेव का इक्वेशन क्या दे रखा है, y1 बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ, y1 बराबर 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें फेज डिफरेंस कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। ऑप्शन में ए होगा, ठीक है। इसमें धोखा खा गए ना, एक साइन है दूसरा क्या है कॉस है। तो मैंने बोला था कि दोनों ट्रिगो फंक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर कॉस को साइन बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इसमें 90 डिग्री ऐड करूंगा, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या करूंगा 90 डिग्री। तो अब बताओ फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। तो जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गया, यानी 0 डिग्री नहीं आया, देखो देख के धोखा खा गए ना, तो इसलिए ए ऑप्शन बताया। अब ए नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ द वेव हैव डिफरेंट टाइम पीरियड, बोथ द वेव हैव वेव आर इनकोहेरेंट। मतलब फेज डिफरेंस अगर 0 रहता तब आपका कोहेरेंट होता, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है इसलिए क्या है, इनकोहेरेंट है। कभी भी वेव का क्वेश्चन है तो ध्यान देना कि दोनों वेव के इक्वेशन में साइन साइन है कि नहीं। अगर देखो आपको याद रहेगा कि दोनों, सिर्फ ये देखोगे, लेकिन देख लेना कि साइन और कॉस है तो पहले कॉस को साइन बना लेना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ एक बार। हाँ, दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑल द एबव टाइप ऑफ वेव, यानी इंटरफेरेंस का फिनोमेना लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा, मैकेनिकल वेव में होगा, यानी जहां भी वेव शब्द आ जाए ना उसमें इंटरफेरेंस शो करता है। यानी इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन, ये वेव की प्रॉपर्टी को दिखाता है। लेकिन जो लाइट आपका रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, वो किसको शो कर रहा था, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ो। फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस अच्छा होना चाहिए। तो द नेसेसरी कंडीशन इज दैट टू शुड बी, मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, अभी तो बताया था फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो यही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। 15 के लिए थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा आपको, पेन चलाइए और इसका आंसर निकालिए, सब लोग करो। देखो आपसे बोला है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरेंसिंग वेव इज 3:5, यानी A1 और A2 का रेशियो दे रखा है 3:5। आपसे क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप लोग जानते हो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर मैं आई मैक्स की बात करूं तो आई मैक्स क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना।
और आई मीन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी आई मीन की जगह क्या करोगे, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या क्या होगा, A1 प्लस A2 दे रखा है, A1 प्लस A2 का मतलब A1 कितना है 3, A2 कितना है 5, तो क्या करोगे 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 3 में से 5 जाएगा कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से काटो 16 चौका 64, यानी इसका रेशियो 16:1 होगा, जो कि अरफीन बिल्कुल सही बता रही थी। समझ में आया कैसे किया मैंने। तो आपको आई मैक्स, आई मीन, ए मैक्स, ए मीन क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, कोई किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो, टाइम बहुत है आज, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन हो जाए, मैं एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाऊँ। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, पढ़ो एक बार, पढ़ो। पढ़ो, थोड़ा पेन चलाओ, आंसर बताओ। कोई सिंगल बताओ फिर मैं करता हूं। बोलो दूसरा की क्या आया बताओ, जो आ रहा है बताइए, गलत होगा इससे मत डरो, जो आ रहा है बताओ। बोलो अरफिन, दिल्ली, और कोई? सना बताओगी? बताओ। था आपसे बोल रहे हैं 2 कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी पहले का इंटेंसिटी आई दिया है और दूसरे का इंटेंसिटी क्या दिया है 4I दिया है। आपसे बोल रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम। तो पहले ये बताओ, अगर मैं आई मैक्स निकालूंगा तो आई मैक्स क्या होता है, कल ही बताया था इंटेंसिटी के टर्म में √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यही तो करना था। तो बताओ √I1 की जगह में क्या रखूंगा आई, √I1 की जगह में क्या रखूंगा आई, प्लस √I2 की जगह में क्या रखूंगा बोलो 4I, तो √4I का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या √I प्लस 4 तो बाहर आके 2 आ जाएगा 2 में, और √I अंदर ही रहेगा, तो √I का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो 1√I प्लस 2√I कितना हो जाएगा 3√I, तो ये हो गया 3√I का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 के स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 9I। तो पहले देखो 9I कहाँ पे है, ये खत्म, यानी सी और डी में है। मान लो टाइम नहीं है तो 2 पे तुक्का मार के आओगे सही हो जाएगा, लेकिन टाइम रहे तो पूरा सही करके आना। यानी अगर आई मीन निकालेंगे तो बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस, पूरा सॉल्व मत करो, यहाँ माइनस कर दो सिर्फ। तो देखो अगर यहाँ माइनस रखोगे तो √I माइनस 2√I क्या हो जाएगा माइनस का √I, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा I, तो 9I एंड I हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? तो आई मैक्स और आई मीन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबको समझ में आ गया? चलो
तो सबको समझ में आ गया। तो ये 17 क्वेश्चन में जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं था, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, या I1 और I2 था इंटरफेरेंस पैटर्न, द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। जिसका 7वां चैप्टर AC क्लियर होगा, AC पाई है, ये पाई है, ये π/2 होगा और ये π/2 होगा। एक बार और सुधारने का मौका दे रहा हूं। ए भी गलत है, बी भी गलत है। आप क्या बताओगे, सी या डी? देखो समझो, y1 है a sin ओमेगा टी, तो y cos को साइन बनाओगे तो बताओ क्या लिखोगे, y2 बराबर a sin, बोलो क्या करोगे इसमें, ओमेगा टी प्लस π/2, यही करोगे ना। अब ये बताओ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, कौन किस, ये y1 लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? कौन आगे है, y1 आगे है या y2 आगे है? y2 आगे है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये क्या बोला है, वी हैव आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y1 एंड y2 द फर्स्ट वेव, यानी y1 की बात कर रहा है ये। तो y1 लीड करेगा कि लैग करेगा? आपको पता चल गया ना कि y2 आगे है, तो y2 आगे है तो y1 क्या होगा, पीछे होगा। तो पीछे होने का मतलब क्या होता है, लैग करना। तो लैग करना, तो इसका मतलब लैग कौन करेगा, लैग पहला करेगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो लैग 10 सेकेंड बाई π/2, यानी जो पहला वेव है दूसरे वेव से 90 डिग्री से क्या है, लैग है। अगर मान लो यहां पर द फर्स्ट की जगह सेकेंड कर देता, अब बताओ इसका आंसर क्या बताते, तब सी बताते लीड द सेकेंड बाई π/2। समझ में आ रहा है ना। तो लीड और लैग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नीट में लीड और लैग का एक कंसेप्ट पूछेगा, ये जांचने के लिए कि आप एसी कितने अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, एक बार थोड़ा सा पेन चलाओ और आंसर बताओ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ये टाइपिंग मिस्टेक था, अगर ये मैं देता तो आप लोग ए और बी नहीं बोलते। ठीक है, चलो 19 का आंसर बताओ। ए, अच्छा दिल्ली, ठीक है। और कोई, ऑप्शन बी बॉम्बे, ठीक है। और कोई, चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव। देखो y1 का इक्वेशन दे रखा है एंड y2 का इक्वेशन दे रखा है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए आर इक्वल टू, बोलो अंडर रूट क्या करते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, यही करते हैं ना। अब बताओ, यही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो a1 की वैल्यू कितना दे रखा है, a, और a2 की वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो a। तो बस a1 और a2 की जगह a रख दो, तो ar बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर ए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 बताओ कितना होता है, 1/2, सबको पता है। 2 से 2 कट गया तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर। ये 3 तो बाहर नहीं निकलेगा तो इसको अंदर ही रखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो √3a, तो ये क्या हो जाएगा, √3a। ये भी कभी ना कभी नीट में पूछा है, समझ में आया। तो आपको रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे किसी को डाउट तो नहीं होगा। वेक्टर अगर जिसको आता है, वेक्टर का ही तो कंसेप्ट यहाँ यूज किए हैं। वेक्टर में भी रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते थे ना। चला जाए आगे। चलो, तो 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसने घर पे किया है ठीक है, नहीं किया हो तो अभी करो।
send which interference if the ratio of maximum and minimum intensity यानी कितना दे रखा है इज 25, यानी आई मैक्स अपॉन में आई मीन का रेशियो दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे तो मजा आ जाएगा। 25:1। अब ये बताओ आई मैक्स क्या होता है? आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी के टर्म में? अंडर रूट, अच्छा मैंने पूरा बड़ा ही रूट कर दिया, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का बोलो क्या होल स्क्वायर, और आई मीन का मतलब क्या होता है? अंडर रूट बोलो I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? या थोड़ा और आसान तरीका सोचूं, पहले एक बार हटा दो, रूट हटा के इसको करो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 बराबर अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 बराबर 25/1। 25/1 का मतलब स्क्वायर रूट 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पूछा है समझ रहे हो? आपसे पूछा है इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 25 देन द फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, यानी आपसे I1/I2 का रेशियो पूछा है। समझ रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है? आपसे I1/I2 का रेशियो पूछा है, तो I1/I2 कब आएगा? जब I1 अलग से निकाल लोगे, I2 अलग से निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 बराबर बताओ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अंडर रूट I1 माइनस 5 अंडर रूट I2। अब इक्वेशन सॉल्व करो, अंडर रूट I1 है ना, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? या ऐसा करो, ये माइनस वाले को इधर लाओ, तो देखो अंडर रूट I2 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 अंडर रूट I2 बराबर ये हो जाएगा 5 अंडर रूट I1 और ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट I1। अंडर रूट I1 समझ जाना कि I1 है। तो बताओ रूट I2 5 रूट I2 कितना हो जाएगा? अरे बोलो, रूट में है तो डरोगे थोड़ी ना। 6 अंडर रूट I2 बराबर 5 अंडर रूट I1 में से माइनस I1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4 अंडर रूट I1। अब यहाँ से I1/I2 का रेशियो चाहिए, तो एक काम करो I2 को इसके नीचे ले जाओ, तो I2 को इसको नीचे ले जाओगे तो ये क्या लिखोगे? अंडर रूट I1/अंडर रूट I2, और इधर 6 है तो नीचे क्या आ जाएगा? 4। 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूना 4। लेकिन ये रेशियो किसका है? रूट I1 अपॉन में रूट I2 का। आपसे I1/I2 पूछा है, तब क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9:4। समझ में आया कि एक बार और समझाऊं? तो आपसे आई मैक्स और आई मीन दे दिया था और कह रहा था कि I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको आई मैक्स पता होना चाहिए था कि रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है और अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। नीट 2018 के पैटर्न का क्वेश्चन है, तो I1 और I2 मैंने इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल के अपना आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। आंसर बताइए एक बार, ये डायरेक्ट आंसर बताओगे इसका? बताओ। सोचो। दिल्ली, और कोई? दिल्ली, ठीक है। और कोई? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? देखो कल की स्लाइड में बताया था और चिल्ला चिल्ला बोल रहा था कि इसको आप याद कर लेना। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? रोजमिन बताओ, इसमें से कोई आंसर है? हाँ बहुत अच्छा बुसरा, दिल खुश कर दी। 2n-1/2 इंटू लेमडा, यहाँ पर गलती से प्लस दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 2n-1 लेमडा/2 होता है, ठीक है? तो पूरा अच्छे से याद करोगे तो सही रहेगा। 2n+1 नहीं होता है, 2n-1 इंटू लेमडा/2 होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। 21 के बाद ये भी प्यारा क्वेश्चन है, करो तो एक बार पेन चलाओ, पेन चलाओ एक बार। पैटर्न है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, क्या दिया है? आई मैक्स
अपॉन में आई मीन का रेशियो दिया है, क्या दिया है 36/1, यही दिया है ना। देन क्या पूछा है वो पढ़ो। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी वहां पर क्या दिया था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, आई मैक्स और आई मीन का रेशियो देकर I1/I2 का रेशियो पूछा था, और यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, अब A1/A2 का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, A1/A2 का रेशियो पूछ रहा है। तो ये बताओ आई मैक्स को A1 के टर्म में कैसे लिखेंगे, आई मैक्स बराबर, और आई मीन को A1 के टर्म में कैसे लिखेंगे बोलो। मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम का मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। और ये किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर दे रखा है, नीचे 1 लगा दो। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो ये क्या बनेगा, A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 बराबर क्या बनेगा 6/1। अब यहाँ से A1 और A2 निकाल लेते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, A1 प्लस A2, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6A1 माइनस 6A2, जगह नहीं है समझ जाना, ये 6A2 है। अब क्या करो, माइनस वालों को इधर लाओ, तो A2 को इधर ही रहने दो, A2 प्लस 6A2 बराबर 6A1 माइनस हो जाएगा A1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7A2 बराबर 5A1। तो A1/A2 का रेशियो बताना है, तो A1 को इधर ही रहने दो, A2 को इसके नीचे ला के रख दो, यानी 7 कितना हो जाएगा 5। आप लोग यही बताए थे, ठीक है 7:5। किसी को कहीं डाउट है तो पूछो। यही नेचर होता है, जब पेपर इजी टू मॉडरेट बनेगा तो लेवल यही रखेगा, मॉडरेट। आप लोग भी ऐसे ही किए थे जिन्होंने बताया है, ये स्टेप फॉलो किए थे कि और कुछ किए थे, ऐसे ही किए थे ना, ठीक है। चले आगे। अच्छा, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, आप लोग करना थोड़ा अपना दिमाग लगाना। ये A1/A2 का रेशियो पूछा था, मैं कह रहा हूं कि I1/I2 का रेशियो निकालो, सब लोग करो तो थोड़ा। अब मैंने कहा कि I1/I2 का रेशियो निकालो, जस्ट ऊपर की तरह कर दिया, करना एक बार। और थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूं, 36:1 है ना, चाहे करो, यही रहने दो, चलो करो, यही रहने दो, करो, बताओ क्या आएगा। हर एक तरीके से करना सीखो। अच्छा, मतलब 5:7 I1/I2 का, चलो ठीक है, यानी 5/7। और कोई करो, हाँ जिसका जो आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है आपका 49/21, 25, ठीक है। और कोई, सब लोग बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है तो कुछ भी आ सकता है। तासीफ करो, दूसरा आया कुछ, यही आ रहा है, ठीक है। आलिया आप भी बताओ कुछ, रोजमीन कर रही हो, क्या आया, यही आ रहा है 49/25। राबिया 49/25, मैं कर दूं अब, ठीक है। कहाँ करूँ, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। 49/25 देखते हैं, मैं इधर कर रहा हूं, यानी आई मैक्स अपॉन में आई मीन क्या हो जाएगा, √I1 प्लस का √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में √I1। मैं एक स्टेप खाऊंगा इसमें, ठीक है, आपको भी पेपर में खाना होगा स्टेप। तो बताओ, स्क्वायर था इस पे तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर रूट 36 का कितना होता है 6/1, ऐसे ही किए होगे ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, √I1 प्लस √I2
बराबर 6√I1 माइनस 6√I2। लग रहा है सही किए हो आप लोग। तो माइनस को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 7√I2 बराबर 5√I1। मज़ा ही आ गया, आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है, 49/25 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो कुछ भी पूछे समझे रहोगे तो निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पढ़ो। कल स्लाइड पढ़ाते हुए मैंने बताया था। बोलिए। अच्छा, दो ऑप्शन सेम है और वही आंसर है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। बी और सी आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, म्यू -1 इंटू टी होता है। इसको याद करना, म्यू ना म्यू -1। अच्छा, ये तुम समझ जाओ कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो म्यू -1 इंटू टी होता है। शिफ्टिंग क्या होता है, म्यू -1 इंटू टी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 एक बार पढ़ो। क्या बोला है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्लोटिंग ऑयल लेयर इन वाटर इज विजिबल कलर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इवेंट द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर। बस हिंट यही है कि थिकनेस बहुत ही छोटा होता है। तो जिस ऑप्शन में बहुत छोटा दिया होगा वही आंसर होगा। अब छोटा का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, पिकोमीटर सबसे छोटा होता है तो 0.1 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको कीजिए। 25 करो, एक बार पेन चलाओ। ठीक हो आवेश? रेशियो 1। इस बार इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, आई मैक्स और आई मीन नहीं बोला है। यानी इस बार क्या दिया है, I1/I2 का रेशियो कितना दिया है, 9:1। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। यानी आपसे पूछा है ए मैक्स अपॉन में ए मीन का रेशियो क्या होगा। तो ये बताओ, अगर ए मैक्स और ए मीन निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, A1 + A2 पता होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। और ए मीन मतलब A1 - A2 पता होना चाहिए। अब बताओ, इंटेंसिटी दे रखा है और एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, यानी आई किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यही होता है ना। तो अगर I1 दिया है, मेरे को A1 निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा। यानी अगर मान लो ये I1 है, ये A1 है, तो A1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √I1 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो √I1 करेंगे तो √I1 का मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। यानी A1 मेरा 3 आ गया। I2 यानी 1 का स्क्वायर रूट करो या स्क्वायर करो 1 ही आएगा। यानी A2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब रख दो वैल्यू। A1 कितना है आपका 3 + 1, 3 - 1, 4/2 काटेंगे तो 2:1। दूसरा ऐसे ही की थी। बहुत अच्छा, जिनका गलत हुआ है देख लो क्यों गलत हुआ है, और गलत हो गया तो कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। पेपर में गलती नहीं कीजिएगा, है ना। चलो, किसी को इसमें कोई डाउट है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से पूछूं, कुछ बताओगे आप लोग? आप लोग अच्छे बच्चे हो, बताओ आई मैक्स और आई मीन का रेशियो क्या होगा। चलो सॉल्व करो। तो आई मैक्स और आई मीन का रेशियो क्या होगा, निकालो और बताओ क्या आएगा। 4:1। हाँ, 4, जिसका जो आ रहा है बताओ। 4:1 आ लिया आपका, यही। और कोई, आई मैक्स और आई मीन कितना आएगा, 4
4:1, ठीक है, सबको समझ में आ गया। 4:1 ही होगा। आई मैक्स का मतलब क्या, √I1 प्लस √I2, बस इतना ही कर लो ना। √I1 का मतलब 4 का मतलब 2 √I1 आएगा, और ये I2 की जगह 1 रखोगे तो √I1 आएगा। √1 रखोगे, यानी मैं सही से सॉल्व ही कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो आई मैक्स और आई मीन का रेशियो बोला है, I1/I2 दे रखा है 9:1, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, मैं बार बार बड़ा वाला ये वाला अंडर रूट ले लेता हूँ, छोटा वाला अंडर रूट है ना, ऐसे ही याद रखोगे, छोटा वाला, यानी अंडर रूट I1 की जगह मैं क्या रखूँगा, 3I ले लो, 3I, रेशियो सेम ही है, 3I प्लस अंडर रूट I अपॉन में 9 होगा ना, 9I माइनस अंडर रूट I, तो 9 यानी 3 आ जाएगा, ये 3√I में प्लस √I करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। इस पे स्क्वायर भी तो होता है, स्क्वायर भी तो होता है ना इस पे, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी √3I माइनस √I, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा 4√I अपॉन में 2√I का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये कट रहा है, सही है सही है, ठीक है, 4:1 आएगा, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 के बाद पढ़ो, कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो सब लोग बता दोगे। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। 26 के बाद 27 का भी आंसर बता दो, पढ़ो एक बार। यस, व्हेन एक्सपोज सनलाइट थिन फिल्म ऑयल वाटर, इतना दिया है, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कर ही दोगे, बताओ। 28 का आंसर बताओ। मैं इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी दूंगा क्योंकि टाइम है मेरे पास। अभी पहले जो दिया है उसी का आंसर बताओ सब लोग। सी, सब लोग का सी है, ठीक है। आई मैक्स अपॉन में आई मीन, अरे वही क्वेश्चन देखो, मैं फिर से समझाया है ना, ये क्वेश्चन पहले ही मैंने समझा दिया था। देखो I1/I2 9:1 है, देखो मैंने वही क्वेश्चन पहले ही समझा दिया था। I1/I2 9:1 है, आई मैक्स अपॉन में आई मीन का रेशियो बोला था, यानी वही क्वेश्चन देखो पहले यही आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे A1/A2 का रेशियो बोलता तब क्या आता, और दूसरा अगर A मीन अपॉन में A मैक्स का रेशियो बोलता तो क्या होता, ये दोनों का आंसर बताओ, इस दोनों का आंसर बताइए। अब A1 क्या हो जाएगा, देखो I का रिश्ता A के साथ क्या है, I के साथ A का रिश्ता है कि स्क्वायर होता है, तो A का रिश्ता I के साथ क्या होगा, A हो जाएगा √I, तो यानी A1/A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, √I1/√I2, तो √I1 का मतलब कितना है, √9 अपॉन में √1, तो 9 क्या हो जाएगा, 3:1। चकमा खा गए ना आसान क्वेश्चन में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, किसमें क्या रिलेशन है वो याद रखना है, ठीक है। अब बताओ A मीन अपॉन में A मैक्स का रेशियो, A मीन अपॉन में A मैक्स का रेशियो 1:2, और कोई 1:8, ठीक है, सबका आंसर लिख रहा हूँ। आपका क्या है रोजमीन, 10:8, 10:8, तो इसको काट के बताओ ना, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाता है, जैसे 10:8 नहीं बताओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 5:, हाँ अगर यही आ रहा है तो 5:4 होगा। और कोई बताओ, यानी A मीन क्या हो जाएगा, देखो ये भी देखना कि ऊपर क्या है, A1 माइनस A2, और नीचे क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अब A1 कितना निकाले हो, 3, यानी 3 - 1, रोजमीन आपने गलत कैसे कर दिया, 2/4, काटेंगे तो क्या आएगा, 1:2। देख लो कहाँ गलती की हो, ठीक है। तो ज़्यादातर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रेशियो याद रखना, क्या कब दिया है, कैसे पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था, 28, 2 क्वेश्चन और है, पहले इसको कर लेते हैं। और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट,
ये याद कर लेना, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। 29 के बाद 30, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो जो फार्मूला अभी आया था ना ऑप्शन में एक, म्यू माइनस 1 इंटू टी, वही फार्मूला लगाना है। देखो एक बार पढ़ो। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्लैब ऑफ थिकनेस, मतलब मान के चलो कि ये T1 की वैल्यू है, मैं पूरा हिंट दे देता हूँ। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लो μ1 है, μ1 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट एंड अनदर स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव, देखो इसका थिकनेस यानी ये T2 दे रखा है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, मान लो कि ये μ2 की वैल्यू है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट इफ द पोजीशन ऑफ लाइन हिंग रिमेन्स अन, मतलब ये आपसे कह रहा है कि जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी आपको डेल्टा x1 बराबर डेल्टा x2 लेकर चलना है। तो कह रहा है देन द थिकनेस, ये t कितना आएगा, बस फार्मूला लगा दो। डेल्टा x1 की जगह क्या रखोगे, μ1 माइनस 1 इंटू T1 बराबर डेल्टा x2 की जगह क्या रखोगे, μ2 माइनस 1 इंटू T2। अब T2 पूछा है, अब तो कर लो, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। μ1 कितना है बोलो मेरे साथ, 1.5 माइनस 1, T1 कितना दिया है 1.2 बराबर μ2 कितना है बताओ एक बार, μ2 दिया है ना 2.5 माइनस 1, T2 निकालना है, निकाल दो T2। देखो अगर सुनो, अगर T1 माइक्रो में है तो T2 भी माइक्रो में आएगा, T1 पिको में रहता तो आंसर पिको में आता, तो मैंने देखा कि आंसर सब माइक्रो में है, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पिको नहीं होना चाहिए था, माइक्रो होना चाहिए था। सॉल्व करोगे, ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है, ये भी समझ गया क्या कि ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो देखो, तो 1.5 में से -1 जाएगा, कितना आएगा 0.5 इंटू 1.2 बराबर 2.5 में से 1 जाएगा 1.5 इंटू T2, तो 1.5 को इसके नीचे ला के रख दूँ, तो 0.5 इंटू 1.2 अपॉन में 1.5 बराबर T2, काटो पीटो बराबर करो। देखो ये पॉइंट से पॉइंट को काट दो, 5 तिहाई कितना हो गया 15 और 3 चौका 12, लेकिन पॉइंट लगाओगे तो 0.4 आ जाएगा, तो T2 कितना आ गया 0.4। समझ में आया। तो इस तरह से वेव ऑप्टिक्स का हम लोगों ने समापन कर दिया। अब इसके बाद बचता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपका आएगा पहला, इसके बाद वाला चैप्टर डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये आपके 4 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में डुअल नेचर छोटे छोटे चैप्टर है, तो अगर कंसेप्ट जल्दी हो गया तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बच जाएगा अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अब सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। और हाँ,